हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो आज कौन कौन सा सब टॉपिक्स रहेगा हमारे लेक्चर का वो एक बार देख लेंगे। दैट इज नंबर 1 कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ये सबसे पहला टॉपिक है। नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसेंट्रेशन एंड द लास्ट वन इज कॉलरस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ये चार टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंडक्टेंस समझने के पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, वो पहले हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हो कि व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स आर substances. Electrolytes are substances that furnish ions in aqueous solution. That furnish ions in aqueous solution. Or in molten state. मतलब क्या है, कोई भी एक सब्सटेंस जो पानी के अंदर आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, या इसको अगर मेल्ट किया जाए तो भी आयन में डिसोशिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl को अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो Na प्लस एंड Cl माइनस, ये दो आयन वो प्रोड्यूस कर सकता है। सिमिलरली हम लोग KCl अगर वाटर में डालेंगे तो ये भी K प्लस एंड Cl माइनस, ये दो आयन प्रोड्यूस कर सकता है। तो एग्जांपल में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं NaCl, KCl, CH3, COOH, NH4, Cl एटसेट्रा। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर क्लासिफाई करेंगे तो दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। नंबर वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है? दैट कंप्लीटली डिसोशिएट्स इनटू आयंस। ठीक है, मान लीजिए हम लोग 1 मोल NaCl डालेंगे तो 1 मोल Na प्लस एंड 1 मोल Cl माइनस प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट रह जाएगा, यह कंप्लीटली डिसोशिएट कर देगा। Substances that dissociates into ions completely, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल NaCl, KCl एटसेट्रा, ये दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। ठीक है, डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, इसके बाद NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम लोग आयनिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे और किस तरह से वो आयनिक कंडक्टिविटी शो करेगा, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिफोर वी जंप इनटू द टॉपिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, पहले हम लोग देखेंगे कि कितने तरह का कंडक्टर होता है। जनरली दो तरह के कंडक्टर है। नंबर वन इज मेटेलिक कंडक्टर एंड नंबर टू इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है पहले देख लेंगे। मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए सिल्वर वायर, यू कैन से
मान लीजिए एक सिल्वर वायर है, ये जो वायर है इस वायर का लेंथ मान लीजिए L सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A है, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये जो मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ये जो मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। मतलब जितना थिक होगा ये वायर इतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, इतना ही कम इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। तो हम लोग रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस रो L बाई A हम लोग लिख सकते हैं इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, सिमिलरली इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कंडक्टेंस कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जैसे कि ये एक कंडक्टिविटी सेल आप ले सकते हो, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने ले लिया है A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड हम लोगों ने लिया है L, ठीक है। तो और इसमें क्या भरा पड़ा है, इसमें पानी भरा पड़ा है, ठीक है। इसमें वाटर के अंदर दो इलेक्ट्रोड डाल दिया है हमने, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रोड का, एक इलेक्ट्रोड का जो एरिया है दिस इज A और लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज L। तो इसमें भी सिमिलरली रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दैट इज हम लोग इसके केस में भी R इज इक्वल टू रो L बाई A लिख सकते हैं। हमारा रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, ये एक रिलेशनशिप आ गया है। ओके तो हम लोग को क्या मिला, R इज इक्वल टू रो L बाई A मिला है, ठीक है। R इक्वल टू रेजिस्टेंस, रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी याद रखना, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहां रो इज इक्वल टू R A बाई L लिख सकते हैं, डेट इज 1 बाई रो इज इक्वल टू 1 बाई R इंटू L बाई A लिख सकते हैं। 1 बाई रो मतलब रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टिविटी, डिनोटेड बाई कप्पा, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कप्पा, KAPPA, कप्पा। दैट इज इक्वल टू 1 बाई R, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टेंस, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, और L बाई A को हम लोग G स्टार से डिनोट करते हैं, व्हिच इज सेल कांस्टेंट, ठीक है। G स्टार क्या है, G स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट, G स्टार इज सेल कांस्टेंट, ठीक है। C क्या है, C इज कंडक्टेंस, C इज कंडक्टेंस, C क्या है, C कंडक्टेंस है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोस्ट ऑफ द केस में, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हम लोग ये ही यूज करेंगे,
या हम लोग यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, ये भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, जो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, सॉरी, यूनिट लिखना बाकी था। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, यू नीड टू राइट। फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू 1/r L/A। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, पहले हम लोग रेजिस्टेंस का यूनिट लिख लेंगे, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू ओम, ठीक है, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ K क्या होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स को हम लोग मो भी लिख सकते हैं, MHO, मीटर इनवर्स SI में, या हम लोग साइमन भी लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स, ठीक है। मीटर इनवर्स सारा जो है वो SI में आएगा और सेंटीमीटर इनवर्स लगाएंगे तो CGS में आ जाएगा, ठीक है। तो ओम इनवर्स को हम लोग मो भी लिख सकते हैं, साइमन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कभी कभी आपको पूछेगा कि सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या है, तो जी स्टार जो है, जी स्टार की यूनिट क्या होता है, देखिए जी स्टार मतलब क्या है, L/A, तो हम लोग सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं या मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी हम लोग एक डिफरेंस देख लेंगे कि मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का डिफरेंस क्या है, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का डिफरेंस, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का डिफरेंस हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ओके, सो मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर ऑफ करंट, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयंस आर द कैरियर ऑफ करंट, आयंस आर द कैरियर ऑफ करंट, ठीक है। नंबर 2, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। जब जब कोई मेटेलिक कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन पास होता है या करंट पास होता है, तो इस मेटेलिक कंडक्टर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम टू सेम रहता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है, ठीक है। मतलब आयंस जब मूव होता है ना एक डायरेक्शन के दूसरे डायरेक्शन पर, तो आयंस जो है वो कोई भी चीज डिपॉजिट करता है, तब जाके कंडक्टिविटी जनरेट होता है, ठीक है। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। नंबर 3 क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, H इज इक्वल टू I² R इंटू टी। हीट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने से मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ता है, मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगा, देयरफॉर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। 4 पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, रेजिस्टेंस किसके लिए होता है यहां, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स। यहां जो रेजिस्टेंस होता है
वो कर्नल्स के वाइब्रेशन की वजह से जनरेट होता है। ठीक है, कर्नल्स क्या है? जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं, इसमें जो न्यूक्लियस है अलोंग विथ ऑल द शेल्स एक्सेप्ट द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्नल्स, इसको हम लोग बोलते हैं कर्नल्स। जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो तो डिलोकलाइज होते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह पर मूव होता है, बट जो इनर शेल से अलोंग विद द न्यूक्लियस, ये टोटल इसको हम लोग बोलेंगे कर्नल्स। ठीक है, तो कर्नल्स का जो वाइब्रेशन है ना सॉलिड में, इसके लिए रेजिस्टेंस यह जनरेट होता है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, resistance is due to ionic attraction and viscosity of the substance, viscosity of the solvent के विस्कोसिटी के वजह से और आयनिक अट्रैक्शन की वजह से यह कंडक्टिविटी, यह रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। तो आयनिक अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि एक आयन दूसरे को छोड़ना नहीं चाहेगा, मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। एंड नंबर 2 इज विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा, गाढ़ापन जितना ज्यादा होगा, इतना आयंस का मोबिलिटी कम होगा। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस यहां जनरेट होता है। तो ये टॉपिक जो है, इसका डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो ठीक से। ओके, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी को कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको पहले डिस्कस करने के पहले लेट अस ड्रॉ वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फॉर एग्जांपल these are the two electrodes, ठीक है। these two electrodes are connected through a battery, ठीक है। और इसमें क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है। किसमें है इलेक्ट्रोलाइट्स? वाटर के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स है, यहां 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स है। एग्जाम्पल NaCl ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है? देखो, दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ द आयंस, this is the conductance of all the ions produced by 1 mole of electrolyte at a given volume, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंडक्टेंस जनरेट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी डिनोट किया जाता है लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू V। ठीक है, V मीन्स वॉल्यूम। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितना वॉल्यूम में प्रेजेंट है, वो होता है V। कप्पा हम लोग जानते हैं, कप्पा इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। Which is the reciprocal of resistivity. ओके, और एक फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 कप्पा बाई मोलारिटी।
यहां से भी हम लोग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले ये दो फॉर्मूला आपको ठीक से ध्यान रखना है। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, दिस यूनिट ऑफ लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है। ठीक है, पहले हम लोग जो देखा था कि कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो क्या होता है, वो क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए जो कंडक्टिविटी है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, देखो यह हम लोगों ने क्या लिया था, यह हम लोगों ने क्या लिया था यह हम लोगों ने लिया था कि ये जो एरिया है, फॉर एग्जांपल ये 1 सेंटीमीटर लेंथ और ये 1 सेंटीमीटर ब्रेथ। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां का वॉल्यूम कितना बन जाएगा, देखो यहां से यहां का वॉल्यूम कितना बन जाएगा, दिस इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कितना कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। बट इन केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इसका जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है वो टोटल 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितना कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है, सिमिलरली इन केस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 1 मोल के जगह पर हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। ठीक है, ऑल द आयंस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम में 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इसके लिए जितना कंडक्टिविटी एराइज होगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू 1000 कप्पा बाई नॉर्मलिटी। ठीक है, यूनिट क्या है लैम्डा एम का, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ओके, नाउ what is the relationship between lambda m and lambda q? lambda m और lambda eq के बीच में रिलेशनशिप क्या है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ये फॉर्मूला हमें पता है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्लास 11 का पढ़ा था, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ओके, तो हम लोग को लैम्डा एम क्या पता चला, लैम्डा इज इक्वल टू 1000 कप्पा बाय मोलारिटी एंड लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू 1000 कप्पा बाय नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 कप्पा बाय लैम्डा इक्यू, ये हम लोग लिख सकते हैं कि 1000 कप्पा डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्यू, और ये हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1000 कप्पा डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इंटू एन फैक्टर। ठीक है, 1000 कप्पा कैंसिल आउट करने के बाद लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये है रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू। ठीक है, लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम डिवाइडेड बाय एन फैक्टर।
ये रिलेशनशिप है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच। ठीक है, तो हम लोग एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, ए कंडक्टिविटी ऑफ सेल व्हेन फील्ड विथ 0.01 मोलर KCl हैज रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस। गिवन रेजिस्टेंस 500 ओम, कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, मतलब कंसंट्रेशन क्या है, मोलारिटी है, कंसंट्रेशन इज नथिंग बट मोलारिटी। ठीक है, ठीक है, चलो इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड विद एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 0.05 मोल कैल्शियम क्लोराइड solution, the resistance was 600 ohm. Calculate the conductivity of the solution, molar conductivity and conductivity of 0.1 molar solution, KCl solution. Okay, तो यहां कंडक्टिविटी दिया हुआ है 0.01 KCl solution का कंडक्टिविटी दिया हुआ है। तो कप्पा, यह देखो कप्पा कितना दिया हुआ है, कप्पा कितना दिया हुआ है, कप्पा इज इक्वल टू 0.1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सेम सेल, देखो व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड विथ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर CaCl2, तो ये जो कंडक्टिविटी सेल है इसमें क्या दिया हुआ है, वो KCl से भरा पड़ा है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है, KCl। ठीक है, सेम सेल, सेम जो सेल है उसमें हम लोग अभी KCl नहीं डाल के CaCl2 डालेंगे। ठीक है, KCl नहीं डाल के हम लोग CaCl2 डालेंगे। तो जब हम लोग मान लीजिए CaCl2 डालेंगे, जब हम लोग CaCl2 डालेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें बोल दिया है कि रेजिस्टेंस इसमें हो जाएगा 600 ओम। ठीक है, और इस केस के लिए हम लोगों को कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, इस केस के लिए हम लोगों को कप्पा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी भी निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू लैम्डा m, ये भी निकालना है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, मान लीजिए एक कंडक्टिविटी सेल है। ठीक है, इसका जो सेल कांस्टेंट है ना, वो सेल कांस्टेंट इलेक्ट्रोलाइट चेंज करने पर भी वो सेम रहता है। सेल कांस्टेंट डिपेंड किसके ऊपर करता है, जी स्टार जो है वो L/A के ऊपर डिपेंड करेगा। तो L मतलब क्या है, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, एंड A की क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम लोग फर्स्ट केस में हम लोग KCl डालेंगे, इसके बाद KCl को हटा के CaCl2 डालेंगे, तो लेंथ और एरिया तो सेम रहेगा ना, लेंथ और एरिया चेंज नहीं होगा। तो इस केस का जो सेल कांस्टेंट है हम लोग इस केस में पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां कप्पा का वैल्यू, कप्पा का फॉर्मूला क्या है, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, दिस इज द फॉर्मूला। कप्पा इज इक्वल टू 1/r, L/A को हम लोग जी स्टार डाल दिया। ठीक है, और जी स्टार इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर। कप्पा का वैल्यू कितना है 0.01, रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम। ठीक है, तो क्या होगा 5 हो जाएगा हमारे पास, जी स्टार मतलब सेंटीमीटर इनवर्स, क्या दिया हुआ है मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा हमारा सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो सेकंड केस में हम लोग सेल कांस्टेंट पुट करेंगे, तो यहां जो है जी स्टार हम लोग पुट कर सकते हैं कि क्या है 5 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसके केस में कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, दैट इज इक्वल टू डी स्टार, दैट इज इक्वल टू जी स्टार। 1/r रेजिस्टेंस कितना है 600, और जो जी स्टार दैट इज सेल कांस्टेंट वो कितना है 5। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सिमिलरली लैम्डा m का वैल्यू कैसे आएगा, लैम्डा m इज इक्वल टू 1000
कप्पा बाई मोलारिटी। तो 1000 कप्पा का वैल्यू कितना है 5 डिवाइडेड बाई 600, मोलारिटी का वैल्यू कितना है दिस इज 0.05। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद 1000 इंटू 5, नीचे कितना है 600 ऊपर 5 इंटू 100, तो 5 कैंसिल आउट हो गया 1220 1000 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाई 6 कैलकुलेट करो, इसके बाद साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स विल बी द आंसर। ठीक, कैलकुलेट करो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। देखो फर्स्ट केस में क्या था, इलेक्ट्रोलाइट KCl था, सेकेंड केस में इलेक्ट्रोलाइट क्या था CaCl2। ठीक है, तो फर्स्ट केस का जो सेल कांस्टेंट है वो हम लोगों ने पुट किया है, सेकेंड केस का सेल कांस्टेंट, मतलब फर्स्ट केस का जो सेल कांस्टेंट है वो हमेशा सेम रहेगा, वो सेकंड केस में हम लोग पुट कर सकते हैं जब हम लोग CaCl2 इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, और इसके बाद कप्पा और लैम्ब्डा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है। ओके, सो हम लोग अभी देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करेगा। फर्स्ट वन इज इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन, एक कंडक्टिविटी सेल में ड्रॉ कर लेता हूं। कंडक्टिविटी सेल में इलेक्ट्रोड्स से, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, इसमें क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स है, मान लीजिए प्लस है माइनस है, प्लस माइनस, दीज आर सम इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो सबसे पहले इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक है, तो जब हम लोग यहां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की यहां नेगेटिव आयन से अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की यहां पॉजिटिव आयन से अट्रैक्ट होगा। तो अगर आयन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, तो आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो मोबिलिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ आयन ज्यादा होना चाहिए, तो मोबिलिटी यहां क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, और मोबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यह है फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा सॉल्वेंट का, इतना मोबिलिटी कम होगा, क्योंकि आयंस इसके थ्रू इजीली पास नहीं कर पाएंगे। तो विस्कोसिटी आप लिख सकते हो, विस्कोसिटी ज्यादा होने से कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, मान लीजिए किसी भी सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा है। ठीक है, तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो वो क्या करेगा, जो सॉल्ट हम लोग डालेंगे इसको इजीली आयनाइज कर लेगा, तो सॉल्ट का आयनाइजेशन जो है वो ज्यादा होगा, और अगर सॉल्ट का आयनाइजेशन ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी जितना आयन ज्यादा होगा इतना ज्यादा कंडक्टिविटी होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट ज्यादा हाइड्रेटेड होगा, अगर ज्यादा हाइड्रेटेड का मतलब क्या है, इसमें देखो वाटर भरा पड़ा है, तो हाइड्रेशन का मतलब क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज सॉल्ट है इसके साथ वाटर का एसोसिएशन। ठीक है, मतलब वाटर इसको हाइड्रेटेड कर लिया, जितना वाटर इसको हाइड्रेटेड करेगा इतना साइज इसका बड़ा हो जाएगा, और अगर साइज बड़ा होगा तो मोबिलिटी कम होगा, तो हाइड्रेशन ज्यादा होने से मोबिलिटी कम होता है। ठीक है, हाइड्रेशन ज्यादा होने से मोबिलिटी कम होता है, और मोबिलिटी कम होने से कंडक्टिविटी भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होने से, देखो कॉमन सेंस, टेम्परेचर ज्यादा होने से आयंस का काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस, ठीक है, आयंस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, मोबिलिटी भी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। सिमिलरली टेम्परेचर बढ़ने से देखो, टेम्परेचर बढ़ने से, और एक पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ने से
क्या होता है, विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होता है। विस्कोसिटी डिक्रीज होने से मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगा और मोबिलिटी बढ़ने से कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। ये एकदम इजी कंसेप्ट से आप लोग आराम से समझ सकते हो। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन का हम लोग और एक पेज में अच्छी तरीके से समझेंगे। इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन में क्या होता है, देखो इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन हम लोग पहले कंडक्टिविटी के लिए देखेंगे, ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी के लिए भी देखेंगे, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से। नंबर वन हम लोग कंडक्टिविटी के लिए देखेंगे, दैट इज कप्पा कैसे वेरी करेगा डायल्यूशन के केस में, और हम लोग यह देखेंगे कि लैम्डा एम, ठीक है, लैम्डा एम कैसे वेरी करेगा इन केस ऑफ डायल्यूशन। दो डिफरेंट कंसेप्ट है, आपको ठीक से समझना है। सो लेट अस टेक, दिस इज द कंडक्टिविटी सेल, ये कंडक्टिविटी सेल है, और ये क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, मान लीजिए दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, दीज टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड थ्रू ए बैटरी। ओके, तो पहले मान लीजिए हम लोगों ने इतना वाटर लिया था, फॉर एग्जांपल इतना वाटर लिया था, तो इतना वाटर जब हम लोगों ने लिया तो इसमें देखो, इसमें ये जो इलेक्ट्रोड है इसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में जो लेंथ है दिस इज 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ का इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब हम लोगों ने इतना वाटर लिया, ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसके अंदर मान लो 1000 आयंस है, ठीक है, 1000 आयंस है। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं, जस्ट 1000 आयंस है मान लीजिए इसके अंदर। जब हम लोग यहां वाटर डालेंगे ना, इसके अंदर अगर वाटर डालेंगे तो फॉर एग्जांपल यहां एकदम वाटर फुल हो गया, और यहां जो आयंस है इस वॉल्यूम के अंदर जो आयंस है वो डिक्रीज होके 900 हो गया है, ठीक है, 900 हो गया है, नंबर ऑफ आयंस हैज बीन डिक्रीज्ड। तो इस सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इस वॉल्यूम के बीच में 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के बीच में जो नंबर ऑफ आयंस है वो डिक्रीज हुआ। अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होगा इसके अंदर तो क्या होगा, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जो कप्पा है, कप्पा डिक्रीजेस इफ डाइल्यूशन इंक्रीजेस। जितना भी हम लोग डाइल्यूट करेंगे ना तो कप्पा डिक्रीज होगा। ये बात आपको ठीक से ध्यान रखना है कि कप्पा का जो डिफिनेशन है वो किसके लिए वैलिड होता है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलिक सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड होता है। इस वॉल्यूम के अंदर जितना भी आयंस प्रेजेंट है, इसका जो मोबिलिटी ऑफ आयंस होता है, इसके लिए जितना भी कंडक्टिविटी एराइज होता है, इसके ऊपर कप्पा डिपेंड करता है, और ये डाइल्यूशन के वजह से कप्पा हमेशा डिक्रीज भी होगा, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, नंबर ऑफ आयंस विल डिक्रीज इन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम अपॉन डाइल्यूशन, इसीलिए कप्पा डिक्रीज होगा, ठीक है। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है, 1000 कप्पा बाय मोलरिटी, ठीक है। ओके, सो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू डाइल्यूशन के ऊपर किस तरह से डिपेंड होता है वो हम लोग देखेंगे। सो लेट अस टेक दिस कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, ये कंडक्टिविटी सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा हुआ है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में इतना वाटर इसमें है, और इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें प्रेजेंट है। ये जो इलेक्ट्रोड है एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। जब ये इलेक्ट्रोड एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो इसका जो कंडक्टिविटी है इसको हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। क्यों मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे, क्योंकि यहां 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग इसको डाइल्यूट कर दिया, ठीक है, मान लीजिए पानी पहले फर्स्ट केस में इतना था, अभी पानी हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, वाटर का लेवल हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, इतना सा वाटर लेवल हो गया अभी, ठीक है, वाटर लेवल इंक्रीज हो गया। तो देखो पहले फॉर एग्जांपल पहले फर्स्ट केस में इतना सा जो वॉल्यूम है, इतना सा वॉल्यूम पे 1000
आयंस था, ठीक है। अभी 1000 आयंस इतने वॉल्यूम पे होगा क्योंकि हम लोगों ने वाटर इंक्रीज कर दिया है, तो वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ आयंस अगर पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मोबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, देखो देखो आराम से समझे इसको। डाइल्यूशन डाइल्यूशन बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है। इंटर आयनिक अट्रैक्शन ये भी डिक्रीज होगा, और अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मोबिलिटी बढ़ेगा, और मोबिलिटी बढ़ेगा तो लैम्डा एम का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर लैम्डा एम का वैल्यू अल्टीमेटली इंक्रीज होता है। तो ये जो मैंने केस बोला था, ये जो केस है दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक्सप्लेनेशन है। मतलब डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड फॉर एग्जांपल इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 10% है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है 10% है, तो यहां क्या हो सकता है, CH3COOH माइनस प्लस H प्लस। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो, सिंस दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा कम ही होगा, जैसे कि 5 to 10% या मैक्सिमम 20% होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर कम है तो यहां मान लीजिए हम लोगों ने 100 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड लिया और यहां सिर्फ 10 मॉलिक्यूल CH3COO माइनस जनरेट हुआ और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस जनरेट हुआ, ओनली 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। बट हम लोग अगर इसके ऊपर वाटर ऐड करेंगे तो डाइल्यूट करेंगे तो इसमें क्या होगा, अल्फा ऐसे लिखो अपॉन डाइल्यूशन, ठीक है। अपॉन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है तो so many new ions are produced, बहुत सारा न्यू आयंस प्रोड्यूस होगा, और अगर न्यू आयंस बहुत सारा प्रोड्यूस होगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। आपको ये बात आपको ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन करने पर लैम्डा एम जो है, लैम्डा एम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो भी बढ़ेगा, लैम्डा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वो भी बढ़ेगा, लेकिन दोनों का जो रीजन है वो डिफरेंट है, ठीक है। हम लोग एक ग्राफ से समझ सकते हैं, ठीक है। ग्राफ क्या है, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी। ग्राफ क्या है, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, ठीक है। लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, ये ग्राफ डी-बाई-होकेल-ओनसागर इक्वेशन से आया है। डी-बाई-होकेल-ओनसागर इक्वेशन क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी, ठीक है। दिस इज डी-बाई-होकेल-ओनसागर इक्वेशन। लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूट करते 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 एक पॉइंट आएगा लैम्डा एम का वैल्यू यहां मैक्सिमम होगा, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो यहां लैम्डा एम नॉट का वैल्यू क्या है, लैम्डा एम नॉट का मतलब क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। बी एक कांस्टेंट है, बी एक कांस्टेंट है, रूट सी मतलब कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट है, ओके।
सो यहां देखा गया है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। ठीक है, देखो ग्राफ को कैसे हम लोग स्टडी करेंगे। देखो यहां से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और यहां अगर आएंगे तो डाइल्यूशन इंक्रीज होगा। तो हम लोग यहां से यहां तक आएंगे। ठीक है, मतलब हम लोग पढ़ेंगे यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक अगर हम लोग आएंगे ना तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, और अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो देखो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। जो हम लोगों ने समझा था वो किसके लिए होता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, किस तरह से बढ़ रहा है आप देख सकते हो। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो ग्राफ है वो इस तरीके से जनरेट होता है। ठीक है, जो ग्राफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो इस तरीके से जनरेट होता है। ठीक है, यहां सडनली ग्राफ बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, देखो क्योंकि जब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूट करेंगे ना तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। ठीक है, सडनली सो मेनी न्यू आयंस विल बी जनरेटेड। इस पॉइंट पे बहुत सारा लैम्डा एम का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां जनरली क्या होता है, शार्पनेस दिखाई देता है हम लोगों को इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोगों को स्टीफनेस दिखाई देता है ग्राफ में। होपफुली आपको ये दो पॉइंट समझ में आया है। ओके, तो हम लोग एक बार समराइज कर लेंगे, एक बार समराइज कर लेंगे। लैम्डा एम का डाइल्यूशन बढ़ाने पर, डाइल्यूशन बढ़ाने पर, डाइल्यूशन बढ़ाने पर कप्पा डिक्रीज होता है। ठीक है, लैम्डा एम, लैम्डा एम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट ये भी इंक्रीज होता है। ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ाने पर लैम्डा एम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होता है, वो शार्पली इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर हम लोग बोलेंगे कि लैम्डा एम का वैल्यू, ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे 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 करके बढ़ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो इस ग्राफ को अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है, दैट इज लैम्डा एम नॉट, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर हम लोग बोलेंगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना है भाई, तो आप लोग बोलेंगे कि यहां इस ग्राफ को अगर एक्सटेंड करेंगे वी कैन गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा, इसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ये जो ग्राफ यह कभी मीट होगा ही नहीं, मतलब इनफाइनाइट पे जाके मिक्स होगा, तो इस केस में हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन का जो वैल्यू है वो ग्राफ से नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए कोलरास लॉ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट टॉपिक में, जिसके हेल्प से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, आप यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके ओके, नेक्स्ट इज कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ अब लिखो, अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ लिमिटिंग molar conductivity that is equal to lambda m naught at infinite dilution, at infinite dilution lambda m naught at infinite dilution is the sum of individual contribution of cations and anions। ठीक है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ cations and anions, cations and ठीक है, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन और एनायन से निकल जाएगा। किस तरह से निकल जाएगा, एक एग्जांपल हम लोग देंगे। फॉर एग्जाम्पल लैम्डा एम नॉट ए बी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए लैम्डा एम नॉट ए प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट बी माइनस इस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक सॉल्ट ले लेंगे ए एक्स बी वाई, ठीक है, ए एक्स बी वाई, वो डिसोशिएट कैसे होगा, एक्स अमाउंट ऑफ ए वाई प्लस वाई अमाउंट ऑफ बी एक्स माइनस, ठीक है। तो लैम्डा एम नॉट ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू एक्स लैम्डा एम नॉट ए वाई प्लस वाई लैम्डा एम नॉट बी एक्स माइनस, ठीक है। एक्स और वाई क्या है, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायन, एक्स क्या है नंबर ऑफ कैटायन, वाई क्या है नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। लैम्डा एम नॉट, ठीक है, ए वाई प्लस क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, ठीक है। और लैम्डा एम नॉट बी एक्स माइनस का मतलब क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो इसका वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल CA3 PO4 होल ट्वाइस, ठीक है, ये सॉल्ट है। तो ये जो सॉल्ट है डिसोशिएट होगा 3 नंबर ऑफ CA2 प्लस आयन में और 2 नंबर ऑफ PO4 3 माइनस आयन में। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट फॉर CA3 PO4 होल ट्वाइस, ठीक है, किस तरह से निकलेगा। सो नंबर ऑफ कैल्शियम आयन कितना है, 3 नंबर ऑफ कैल्शियम है 3, लैम्डा एम नॉट CA2 प्लस 2 लैम्डा एम नॉट PO4 3 माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सॉल्ट का मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम लोग को ये दो वैल्यू पता होगा, ठीक है। ओके, सो हम लोग अभी एप्लीकेशन देखेंगे कि कोलोरास लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ठीक से देखो। एप्लीकेशंस ऑफ कोलोरास लॉ में फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। से हमारे पास एक एसिटिक एसिड है, दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, ठीक है। लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि लैम्डा एम नॉट CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट H प्लस, ठीक है। क्योंकि देखो एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है फॉर कैटायन एंड एनायन वो निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग इसको निकालेंगे इन विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हेल्प लेंगे। कैसे लेंगे, लैम्डा एम नॉट CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट Na प्लस, ठीक है, प्लस लैम्डा एम नॉट H प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस लैम्डा एम नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। तो हम लोग इंटेंशनली Na प्लस का मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस का मोलर कंडक्टिविटी ऐड किया और बाद में देखो इसको सब्सट्रैक्ट भी कर दिया है। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा एम नॉट CH3 COO Na, ठीक है, CH3 COO माइनस प्लस Na प्लस H और Cl मिलके लैम्डा एम नॉट HCl और Na प्लस और Cl माइनस मिलके माइनस लैम्डा एम नॉट
NaCl भी आ गया। तो देखो ये जो एसिडिक एसिड है वो क्या था, वो एसिडिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, बट यहां एसिडिक सोडियम एसिटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ACl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और NaCl ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो निकालने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इन तीनों का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं फ्रॉम डिवाई-होकेल-ओनसागर इक्वेशन। तो यहां से निकालने के बाद हम लोग यहां पुट करेंगे तो ये जो एसिडिक एसिड है इसका वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल करेंगे, हम लोग को समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड NaAC आर दिस रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर HSC, मतलब एसिडिक एसिड का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं, लैम्डा एम नॉट एसिडिक एसिड CH3COOH। इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा एम नॉट, इसको लैम्डा एम नॉट CH3COONA प्लस लैम्डा एम नॉट HCl माइनस लैम्डा एम नॉट NaCl। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है एसिडेट, सोडियम एसिडेट का वैल्यू कितना है, NaAC जो है दिस इज 91.0 प्लस ACl का वैल्यू कितना है, ACl का वैल्यू है 425.9 माइनस और जो NaCl है इसका वैल्यू है 126.4। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द यूनिट फॉर दिस लैम्डा एम नॉट। ठीक है, नंबर 2 एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फॉर्मूला है, दैट इज अल्फा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट। ठीक है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, के का फॉर्मूला क्या है, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ये दो फॉर्मूला है, इन दो फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग अल्फा और के का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल पर लीटर एसिडिक एसिड, दैट इज गिवन कप्पा इज इक्वल टू 5 into 10 to the power minus 5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मोलारिटी कितना दिया हुआ है, मोलारिटी इज इक्वल टू 0.001 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, यह डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, कैलकुलेट, यह डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड इज दिस। ठीक है, तो आपको निकालना है अल्फा के। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम नॉट का वैल्यू कितना है, 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है हमारे पास। तो अल्फा निकालना है, अल्फा निकालने के लिए क्या चाहिए, लैम्डा एम चाहिए, लैम्डा एम नॉट चाहिए। लैम्डा एम नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, लैम्डा कैसे निकालेंगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 कप्पा बाई मोलारिटी। ठीक है, 1000 कप्पा बाई मोलारिटी, 1000 कप्पा का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कप्पा, 5 into 10 to the power minus 5, 5 into 10 to the power minus 5। मोलारिटी का वैल्यू कितना है, 0.001। ठीक है, 0.001। ये सारा वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपको लैम्डा एम का वैल्यू निकलेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा फर्स्ट कर रहा हूं और इसके बाद आपको कप्पा निकाल सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट।
तो लैम्डा एम का वैल्यू तो हम लोग को यहां से मिल जाएगा, लैम्डा एम का वैल्यू हम लोग को यहां से मिल जाएगा, और लैम्डा एम नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये जो वैल्यू आएगा वो यूनिट लेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के निकाल सकते हैं, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ जो कंसंट्रेशन का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास, क्या है कंसंट्रेशन का वैल्यू, दैट इज 0.001 मोल पर लीटर, 0.001 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये सारा चीज आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, इसका यूनिट क्या आएगा, जो कंसंट्रेशन का यूनिट है दैट इज मोल पर लीटर, वही यूनिट रहेगा इसका। ठीक है, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद आप देखो। ओके, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ solubility एंड solubility प्रोडक्ट फॉर द sparingly soluble salt। फॉर एग्जांपल एक sparingly soluble salt है Ba3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, Ba3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, ये डिसोशिएट कैसे करेगा, ये डिसोशिएट करेगा 3Ba2 प्लस आयन प्लस 2PO4 माइनस आयन। ठीक है, KSP का वैल्यू, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, Ba2 प्लस, ठीक है, होल क्यूब PO4 3 माइनस होल स्क्वायर। इफ S इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, अगर S सॉल्युबिलिटी है तो KSP इज इक्वल टू 3S होल क्यूब 2S होल स्क्वायर। ठीक है, तो 27 इंटू 4 इंटू S टू दी पावर 5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 108 S टू दी पावर 5 विच इज इक्वल टू KSP। ठीक है, ये KSP और S के बीच में रिलेशनशिप है। इसी तरीके से हम लोग कोई भी सॉल्ट का निकाल सकते हैं रिलेशनशिप। तो यहां जो है सॉल्युबिलिटी, दैट इज सॉल्युबिलिटी और KSP का रिलेशनशिप कैसे आएगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 कप्पा बाई मोलारिटी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ठीक है, लैम्डा एम के जगह पर लैम्डा एम नॉट आएगा और 1000 कप्पा बाई एम के जगह पर आएगा S सॉल्युबिलिटी। क्यों, देखो क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो थोड़ा सा ही सॉल्युबल होता है। कोई भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट थोड़ा सा ही सॉल्युबल है, तो अगर थोड़ा सा सॉल्युबल है तो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी की जगह पर हम लोग पुट करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मैक्सिमम कितना सॉल्युबल होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ लैम्डा एम के जगह पर लैम्डा एम नॉट पुट किया है, और यहाँ जो कंसेंट्रेशन है, मोलारिटी है, इसके जगह पर हम लोग सॉल्युबिलिटी पुट कर दिया है। बस वही आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस इज दिस। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट कप्पा का वैल्यू कितना है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -5। ठीक है, लैम्डा एम नॉट का वैल्यू कितना है 1200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट। ठीक है, KSP का वैल्यू दिया हुआ है KSP that is equal to P into 10 to the power -25। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू 1000 कप्पा बाई सॉल्युबिलिटी। तो 1000 कप्पा का वैल्यू कितना है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -5। ठीक है, सॉल्युबिलिटी यहाँ लिख लेता हूँ, लैम्डा एम नॉट का वैल्यू कितना है 1200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, सो कैलकुलेट करने के बाद 1000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12000 इंटू 10 टू दी पावर -5। 1000 कैंसिल आउट हुआ, 12 कैंसिल आउट हुआ, तो S इज इक्वल टू
10⁻⁵ ये सॉल्युबिलिटी का वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? Ba3, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? Ba3PO4 होल ट्वाइस, 3 मॉलिक्यूल Ba2 प्लस और 2 मॉलिक्यूल PO4 E माइनस। तो इस केस में हम लोगों ने KSP का वैल्यू कितना देखा था? KSP इज इक्वल टू 3s होल क्यूब इंटू 2s होल स्क्वायर, तो 27 इंटू 4 इंटू s टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू 108 इंटू s टू द पावर 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू KSP। तो हम लोगों ने क्या निकालने, फाइंड A, ठीक है। KSP का वैल्यू दिया हुआ है P इंटू 10⁻⁻25, तो KSP का वैल्यू है P इंटू 10⁻⁻25। S का वैल्यू कितना है? S का वैल्यू है 10⁻⁻5, इसको पुट करो 108 इंटू 10⁻⁻5 होल टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू 108 इंटू 10⁻⁻25, ठीक है। सो KSP का वैल्यू कितना है? KSP P इंटू 10⁻⁻25, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना है? यह फाइंड A नहीं होगा, यह फाइंड P होगा, ठीक है। तो यहाँ P का वैल्यू कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 108, ठीक है। ओके, सो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग थियोरेटिकल बेस्ड, इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद हम लोग आज का लेक्चर क्लोज करेंगे। देखो, द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। ये जो रो है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रो कैसे लिख सकते हैं? रो इज इक्वल टू R A बाई L। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। A सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू ओम सेंटीमीटर, या ओम मीटर भी हो सकता है। तो क्या होगा? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। एस टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हमेशा ही इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इनवर्सली बोला है कि इनवर्सली देखो, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो है वो कंडक्टेंस है। तो कंडक्टेंस देखो 1 बाई, यहां से हम लोग अगर रेसिप्रोकल निकालेंगे 1 बाई आर इज इक्वल टू क्या होगा? A बाई रो इंटू एल होगा, ठीक है। तो 1 बाई आर का मतलब है C, दैट इज कंडक्टेंस, ओम इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स लोग लिख सकते हो, या आप लोग मो लिख सकते हो, या साइमन भी लिख सकते हो, साइमन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां देखो ओम इनवर्स, मो, साइमन सब कुछ है, लेकिन ओम पर मीटर वो नहीं है। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट क्या है? द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड इफ आएगा यहां, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड एंड द एरिया ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज हाफ, द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर विल बी, ठीक है। तो द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, देखो कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये अनचेंज्ड रह जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वो डाइल्यूशन कम है, ठीक है, और कंसंट्रेशन जहां कम है यहां डाइल्यूशन ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन कहां ज्यादा कम है? देखो ये कंसंट्रेशन 0.001, इसमें A का कंसंट्रेशन सबसे कम है। तो A का कंसंट्रेशन कम है मतलब इसमें पानी ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूटेड है, और डाइल्यूशन अगर ज्यादा होगा तो मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगा। तो आंसर आ जाएगा ए। इसको आप खुद से ट्राई करो,
7 नंबर को खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, L बाई ए मतलब सेल कंस्टेंट दिया हुआ है, L बाई ए इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम, नॉर्मलिटी दिया हुआ है 1। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज, ठीक है, लैम्डा इक्यू पूछा है, लैम्डा इक्यू कितना है, तो 1000 कप्पा बाई नॉर्मलिटी, दिस इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो 1000, ठीक है। कप्पा का वैल्यू तो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो कप्पा निकालेंगे पहले, कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू जिस्टर दैट इज L बाई ए, तो कैसे निकलेगा 1 बाई आर, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 1 बाई 50, ठीक है, और L बाई ए विच इज सेल कंस्टेंट 0.5, ठीक है, ये सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है, ओके, सेंटीमीटर इनवर्स सारा चीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 0.5 बाई 500, ठीक है, दैट इज 0.01, ओके, तो कप्पा नॉर्मलिटी का वैल्यू है 1, सो द वैल्यू विल बी 1000 into 1 by 100 that is equal to 10 Simon सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ओके। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स से नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्मॉलर कंडक्टेंस, ये पढ़े हैं। डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन के ऊपर इसका वेरिएशन क्या है और कौन कौन से फैक्टर के ऊपर कंडक्टेंस वेरी होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि जो डिवाई-होके-लोनसेगर इक्वेशन है, यहां से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्डा एम नॉट का वैल्यू है वो तो आराम से निकाल सकते हैं, बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों को कोलरास लॉ को देखना पड़ता है। इसके बाद हम लोगों ने कोलरास लॉ का एप्लीकेशंस पढ़ा है बहुत, हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, इसके बाद हम लोग सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया। आपको क्या करना है, इस टॉपिक से बहुत सारा एमसीक्यू सॉल्व करना है, तब जाके ये टॉपिक आपका ग्रिप में आएगा। तो होपफुली ये लेक्चर आपको ठीक तरीके से समझ में आया। थैंक यू सो मच।